हेलो एवरीवन। अपन सबको पता है टेस्ट अपना बहुत पास आ चुका है, पेपर 2025 का। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के टेस्ट पेपर फटाफट सॉल्व करने। लगभग 5 टेस्ट कंप्लीट होंगे, जैसे जिनमें 3 तो मिनी टेस्ट रहेंगे और 2 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, कम भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉम्बाइंड टेस्ट चलेंगे। तो ये फटाफट 5 दिन के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीट किया जाए टेस्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट मिनी टेस्ट स्टार्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मृत कार्बनिक पदार्थों को निगलता है और फिर आंतरिक रूप से पचाता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है? तो भाई वो पहले तो निगलेगा, फिर उसके बाद उसको पचाएगा और पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा। तो वो कौन करता है भाई? वो करता है डिट्रिटिवोरस यानी अपृतभक्षी जो होते हैं वो ये काम करते हैं। और सेप्रोटॉप्स जो होते हैं ये पहले तो पचाते हैं, मतलब एंजाइम्स डाल के उसको पहले पचाते हैं, फिर उसके बाद ग्रहण करते हैं। और बाकी तो ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा अपना ए। देखो, सेप्रोटॉप या अपघटी पोषक जीव ये वे जीव होते हैं जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका पोषण तंत्र विभिन्न रूप से बाह्य पाचन पर आधारित होता है। सेप्रोटॉप्स की विशेषताएं क्या होती हैं भाई? एग्जाम्पल तो फंगी आ गया, बैक्टीरिया आ गया। ये पोषण विधि अपघटनकारी पोषण विधि होती है। इनकी कार्य प्रणाली मृत जैव पदार्थों पर बाह्य एंजाइम छोड़ते हैं, फिर पचाकर सरल पदार्थों में उनको तोड़ते हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। पचने के बाद वे सरल यौगिकों को शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। पर्यावरण में भूमिका डिकम्पोजर की है, यानी मृत पौधों और जानवरों को विघटित कर पोषक तत्वों को पुनः मृदा में लौटाते हैं। ठीक है, देख लो भाई, सेप्रोटॉप्स एंड डिट्रिटिव वायरस जो होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है भाई? पाचन स्थान जो सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं ये तो भारी पाचन करते हैं, और डेट्रिटिव वायरस जो होते हैं ये कहाँ करते हैं भाई? अंदर करते हैं। एंजाइम की क्रिया यहाँ पर ये भारी एंजाइम छोड़ते हैं और ये इनके अंदर पाचक एंजाइम्स होते हैं। एग्जाम्पल इसमें फफूंदी और बैक्टीरिया, इसके लिए क्या आ जाएगा? केंचुआ आ जाएगा। मुख्य अंतर स्कैवेंजर और डिट्रिटिवोरस एंड डिकम्पोजर के बीच में भाई, स्कैवेंजर जो होते हैं ये जीव मरे हुए पदार्थों पौधों को अवशोषित करते हैं। इनका काम क्या है? भोजन को सीधे खाते हैं, काट कर या चबाकर। एग्जाम्पल क्या है भाई? गिद्ध, लकड़बग्गा और कोआ। डिट्रिटिवोरस जो होते हैं ये ऐसे जीव होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को खाकर पचाते हैं, यानी वो पहले अंदर खाएंगे फिर उसके बाद उसको पचाएंगे, लाइक केचुआ, गोबर बीटल और कीड़े। डिकम्पोजर क्या होते हैं भाई? वो मृत पदार्थों को रासायनिक रूप से विघटित करते हैं, फिर एंजाइमों को बाहर से पचाते हैं, फिर पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? कवक और जीवाणु। ठीक है भाई, ये अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर नहीं है। पोषण चक्रण अकार्बनिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज़्यादातर सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। पारिस्थितिक तंत्र जीवों के समुदाय का समर्थन करता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? इसमें ये पूछ रहा है कि सही नहीं कौन सा है, तो ये स्टेटमेंट पहला वाला ही स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र जो है आत्मनिर्भर नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर होते हैं क्योंकि वे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पोषण चक्रण द्वारा आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जैविक व अजैविक घटकों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। पोषण चक्र अकार्बनिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। सही बात है। पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि का पुनर्चक्रण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज़्यादातर सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। ये बात भी सही है, क्योंकि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, उसे उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण करते हैं भाई। पारिस्थितिक तंत्र जीवों के समुदायों का समर्थन करते हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के जैविक समुदाय जैसे कि पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव आदि रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पैरामीशियम कोर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया को आदर्श प्रयोगशाला स्थितियों के तहत एक
साथ संवर्धित किया जाता है तो पैरामीशियम कॉर्डेटम की आबादी धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सिद्धांत इसे सही ढंग से समझाता है? भाई विस्तार सिद्धांत या प्रतिस्थापन सिद्धांत या प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत या फिर अनुकूल विकिरण सिद्धांत। तो भाई ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के थ्रू वो ख़त्म हो जाते हैं, दोनों को अगर साथ रखा जाता है तो। पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रतिस्पर्धात्मक वर्जन सिद्धांत, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसे गाउस का सिद्धांत भी कहते हैं, ये क्या कहता है कि यदि दो प्रजातियां एक ही पारिस्थितिकी या नीचे में पर निर्भर हैं तो संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी तो एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। बात बिल्कुल सही है। इस प्रयोग में पैरामीशियम ऑरेलिया संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग करता है। परिणाम स्वरूप पैरामीशियम कॉर्डेटम को जनसंख्या कम होती जाती है और अंततः पूरी तरह समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र की गतिशीलता को असमान रूप से प्रभावित करती है? तो भाई वो प्रभावित करती है किस्टोन प्रजाति। पढ़ते हैं इसके बारे में। किस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं? भाई वे होती हैं जो अपनी जनसंख्या की तुलना में पारिस्थितिक तंत्र पर अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पूरे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे कि सी ओटर, जो समुद्री काई पारिस्थितिक तंत्र में समुद्री अर्चिन को नियंत्रित करके संतुलन बनाए रखती है। बाघ शाकाहारी प्राणियों की संख्या को नियंत्रित करके वनस्पति और जैव विविधता की रक्षा करता है। अन्य विकल्प जैसे अम्ब्रेला प्रजाति, इनकी सुरक्षा से अन्य कई प्रजातियों की रक्षा की जाती है, जैसे कि बाघ। फ्लैगशिप प्रजाति यानी ये करिश्माई प्रजातियां होती हैं जिन्हें जन जागरूकता व संरक्षण के प्रतीक के रूप में चुना जाता है, जैसे कि पांडा और बाघ। प्रायोरिटिक प्रजाति, ये वे प्रजातियां होती हैं जिन्हें संरक्षण योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है, पर ये हमेशा पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में डीडीटी के अंधाधुंध उपयोग पर चिंता व्यक्त की और कृषि उपयोग के लिए डीडीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई? भाई वाल्डेन ने, हाफर्थ ने या साइलेंट स्प्रिंग ने, द एंड ऑफ नेचर ने? तो भाई वो थी साइलेंट स्प्रिंग, जिसने डीडीटी के प्रयोग पर थोड़ी सी चर्चा करी। द बुक साइलेंट स्प्रिंग वॉज रिटन बाय रॉसेल कार्सन, published in 1962. It is highlighted the harmful environmental effects of indiscriminate use of pesticides, especially DDT. The book is credited with launching the global environmental movement. It directly led to public outcry and policy changes, including the ban of DDT and DDT for agriculture use in many countries. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्थानिक वनस्पति प्रजाति का उदाहरण है? भाई प्रोसिपस जूलिफेरा या फिर नेफेंथिज खासियाना या फिर लेंटाना कैमरा या फिर पार्थेनिया हेस्टेरोफोरस। तो कौन सी स्थानिक वनस्पति प्रजाति का? तो वो है भाई नेफेंथिज खासियाना। पढ़ते हैं इसके बारे में। नेफेंथिज खासियाना एक कीटभक्षी पौधा है जो केवल भारत में पाया जाता है, विशेष रूप से मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा स्थानिक एंडेमिक है, अर्थात यह केवल भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और कहीं नहीं। इसे स्थानीय भाषा में घड़ा पौधा या पिक्चर प्लांट या बंदर का प्याला भी कहा जाता है। यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों एंडेंजर्ड स्पीसीज में सूचीबद्ध है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में संरक्षित है। अन्य विकल्प भाई प्रोसोपिस जूलिफेरा, ये जूलीफ्लोरा, ये मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं और भारत में लाया जाता है। ये आक्रामक प्रजाति है यानी इनवेसिव स्पीसीज है। लेंटाना कैमरा, ये दक्षिण अमेरिका में से आया है और भारत में एक खतरनाक खरपतवार बन गया है। पार्थेनियम हाइस्टीरियोफोरस, ये अमेरिका से आया है और भारत में पर्यावरणीय संकट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म जीवों के सहयोगात्मक समूह विभिन्न सतहों पर उपसर्जित संकेत अणुओं के माध्यम से कॉलोनियां बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस घटना की व्याख्या करती है?
तो भाई बायोपाइल या फिर बायोमार्कर या बायोफिल्म या बायोमास, तो ये करती है बायोफिल्म। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। बायोफिल्म ये क्या होती है? एक जैविक घटना है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया एक सतह से चिपककर एक समूह या कॉलोनी बना लेते हैं, आपस में रासायनिक संकेत अणुओं के माध्यम से संपर्क में रहते हैं, और यह परिघटना चिकित्सा उपकरणों, दांतों की जगह डेंटल प्लाक, नदियों की चट्टानों और औद्योगिक पाइपों पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल की अपने कंकाल बनाने की क्षमता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? भाई तापमान पर या पीएच पर या CO2 की सांद्रता पर या फिर नमक सांद्रता पर? तो ये पीएच पर डिपेंडेंट करती है भाई। ये पढ़ते हैं इसके बारे में। कोरल अपने कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं। इनके निर्माण के लिए कार्बोनेट आयन की आवश्यकता होती है। समुद्र के पानी का पीएच कम होने पर यानी अधिक अम्लीय होने पर कार्बोनेट आयन की उपलब्धता घट जाती है, जिससे कोरल द्वारा कंकाल बनाना कठिन हो जाता है। यह स्थिति समुद्री अम्लीकरण के कारण होती है, जो वायुमंडलीय CO2 के बढ़ने से होता है। अन्य विकल्प जैसे भाई तापमान, यह कोरल के स्वास्थ्य ब्लीचिंग को प्रभावित करता है, लेकिन कंकाल निर्माण के कार्य को मुख्य कारक नहीं है भाई। CO2 की सांद्रता पीएच को प्रभावित करते हैं, और ये सीधा प्रभाव पीएच द्वारा होता है। नमक की सांद्रता भाई, कोरल सीमित नमक सीमा में जीवित रह सकते हैं, पर यह मुख्य निर्धारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी प्रजाति की विशिष्ट पर्यावरणीय आवश्यकताओं की भूमिका तथा किसी निश्चित समय पर उसके स्थानिक आवास की स्थिति को सही रूप से स्पष्ट करता है? भाई पारिस्थितिक समतुल्य या फिर नीचे ओवरलैप या नीचे विस्तार या फिर पारिस्थितिक नीचे, इकोलॉजिकल नीचे, तो यही है भाई। पढ़ते हैं इसके बारे में। पारिस्थितिक नीचे ये क्या होता है? यह एक अवधारणा है जो किसी प्रजाति की पर्यावरणीय आवश्यकताएं, भूमिका और किसी निश्चित स्थानीय समय में उनकी स्थिति को परिभाषित करती हैं। ये दर्शाता है कि कोई प्रजाति कहाँ रहती है, क्या करती है, उन प्रजातियों और पर्यावरण में किस प्रकार अंतःक्रिया करती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक चक्र अवसादी प्रकृति का है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ऑब्वियसली फास्फोरस। फास्फोरस प्रमुख भू रासायनिक चक्र है जो मुख्यतः अवसादी प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस वायुमंडल में गैसीय रूप में उपस्थित नहीं होता है। ये चट्टानों या खनिजों के रूप में पाया जाता है और अपक्षय द्वारा मिट्टी और जल में पाया जाता है। जल धाराओं द्वारा यह समुद्र तक पहुंचता है और वहां अवसाद के रूप में जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भाई ये गहरे रंग का क्रिस्टल रहित पदार्थ है। कॉलोइडल प्रकृति का होने के कारण यह पोषक के भंडार का कार्य करता है। पोषक के भंडार का कार्य करता है। तो भाई इसमें से ह्यूम्स क्या होते हैं? क्रिस्टल गहरे रंग का होता है। भाई दोनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हैं। ये गहरे रंग का क्रिस्टल रहित पदार्थ होता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ह्यूम्स गहरे भूरे या काले रंग का होता है जिसकी संरचना क्रिस्टल रहित होती है। सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि कॉलोइडल प्रकृति का होने के कारण यह पोषक के भंडार का कार्य करता है। यह भी सही है। ह्यूम्स में कॉलोइडल जैसे गुण होते हैं जो इसे पोषक तत्वों को आकर्षित करने और धारण करने में सक्षम बनाते हैं। इससे यह पोषक तत्वों के भंडारण का कार्य करता है और पौधों को धीरे धीरे पोषण देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं होते हैं? शैवाल, कवक, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ऑब्वियसली कवक में नहीं होते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। शैवाल में इनमें क्लोरोफिल व अन्य प्रकाश संश्लेषक वर्णक पाए जाते हैं। कवक में क्लोरोफिल या अन्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं होते हैं। ये सप्रोफाइटिक होते हैं या परपोषी होते हैं। मृत या अन्य जीवित पदार्थों पर पोषण प्राप्त करते हैं। एंजियोस्पर्म में क्लोरोफिल होता है, स्वयं का भोजन स्वयं बनाते हैं। और जिम्नोस्पर्म में इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क या सूखे या गर्म क्षेत्रों में ज़ेरोफाइटिक मरुद्भिद पौधे किस प्रकार अनुकूलन करते हैं? अपनी पत्तियों की सतह पर मोटी क्यूटिकल विकसित करके। बात बिल्कुल सही है। केवल दिन के समय स्टोमेटा खोलकर। ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषी जड़ों को विकसित करके। केवल सर्दियों के मौसम में पत्तियां उत्पन्न करके। भाई स्टेटमेंट इसमें कौन सा सही है? भाई अनुकूलन, मोटी क्यूटिकल, ये बात तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट ही सही है भाई, ये सही है। मोटी
मोम परत यानी क्यूटिकल पत्तियों की सतह पर पानी के वाष्पीकरण की हानि को कम करती है। यह उस क्षेत्र में जल संरक्षण का एक प्रमुख उपाय है। अन्य विकल्पों की व्याख्या वही केवल दिन में रंध्र खोलना। जेरोफाइटिक पौधे आमतौर पर रात में रंध्र खोलते हैं ताकि दिन में वाष्पोत्सर्जन न हो। प्रकाश संश्लेषण करने वाली जड़ें होना यानी सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। अधिकांश जेरोफाइटिक पौधे तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। केवल सर्दियों में पत्तियां उत्पन्न होना, ये कोई मानक अनुकूलन नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ पारस्परिकता के उदाहरण है? माइकोराइजा उच्च पौधों के कवक और जड़ें। लाइकेन कवक और प्रकाश संश्लेषण शैवाल, ये बात तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। परागण सरसों के फूल और मधुमक्खियाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। और माइकोराइजा भाई ये कवक और जड़ें, ये भी थोड़ा सही है भाई। 1 2 3 आना चाहिए इसमें, है ना। सौपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म के उदाहरण क्या है? लाइकेन कवक और शैवाल दोनों मिलकर एक जटिल जीव का निर्माण करते हैं जिसे सैक या लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन का थैलस मुख्यतः कवक का होता है और शैवाल घटक इसमें लिपटा रहता है। ये दोनों घटक लाइकेन में साथ साथ रहकर एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। इसमें शैवाल सहभागी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसका उपयोग कवक भी करती हैं और प्रतिफल में कवक से शैवाल का तेल, शैवाल को जल और खनिज लवण और सुरक्षा प्राप्त होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन भाई लेगुमिनेसी कुल के साकी पेपिलियोनोसी कुल के अधिकांश पौधों में ग्रंथिल जड़ें होती हैं। ये ग्रंथियां राइजोबियम जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती हैं। ग्रंथिल जड़ों में निवास करने वाले जीवाणुओं को पौधे से भोजन व रहने के लिए आश्रय प्राप्त होता है। जीवाणु भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधे को उपलब्ध कराते हैं, जिसकी सहायता से पौधे में प्रोटीनों का संश्लेषण सुगम होता है। इसी प्रकार साइकस की प्रावलाभ मूल यानी कोरेलॉइड रूट, एजोला, ब्रायोफाइट व एंथोसिरोस में नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करती हैं एवं पादप शरीर में सुरक्षित रहती हैं। कवक मूल साहचर्य माइकोराइजल एसोसिएशंस कतिपय उच्च श्रेणी के पादपों की मूलों में कवक के साहचर्यों को कवक मूल कहते हैं। कवक मूल की बाह्य सतह पर ही लिपटी हो सकती है, जैसे कि पाइनस और ओक में। कुछ कवक मूलों में कवक मूल के अंदर कोशिकाओं में भी हो सकती है, जैसे आर्किडेसी और एरिकेसी। इन दोनों प्रकार की कवक मूलों में कवक भाग जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर वृक्षों को उपलब्ध कराती हैं तथा श्रम मूलों में भोजन प्राप्त करती हैं। कुछ तत्वों जैसे फास्फोरस को पौधे सीधे मृदा में ग्रहण नहीं करते हैं। कवक विशेष क्रिया द्वारा उनका अवशोषण कर पौधों को उपलब्ध कराती है। सामान्यतः देखा गया है कि जिन पौधों में कवक मूल होती है उनके मूलों में मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। मूल रोम का कार्य कवक तंतुओं द्वारा किया जाता है भाई। सौपकारिता के सबसे शानदार और विकास दृष्टि से लुभावने उदाहरण पादप प्राणी संबंध में पाए जाते हैं। पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। स्पष्टतः है कि पादपों को जिन सेवाओं की अपेक्षाएं प्राणियों से हैं उसके लिए शुल्क तो देना होगा। पुरस्कार और शुल्क के रूप में परागणकारियों पॉलिनेटर को पराग या पालन या मकरंद यानी नेक्टर, प्रकीर्णकों को रसीले और पोषण फल देते हैं, लेकिन परस्पर लाभकारी तंत्र की धोखेबाजी से रक्षा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना ही मकरंद चुराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया में सौपकारियों के लिए प्राय सह विकास क्यों शामिल है, अर्थात पुष्प और उसके परागकारी जातियों के विकास एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। अंजीर के पेड़ों की अनेक जातियों में वर्ग की परागणकारी जातियों के बीच मजबूत संबंध है। इसका अर्थ यह है कि कोई दी गई अंजीर जाति केवल इसके साथी बर की जाति से ही परागित हो सकती है, बर की दूसरी जाति से नहीं। मादा बर फल को न केवल अंड निक्षेपण यानी अंड देने के लिए काम में लेती है, बल्कि फल के भीतर वृद्धि कर रहे बीजों के लिए भी यूज करा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीव का कौन सा अनुकूलनात्मक लक्षण सही है? ठंडे
जलवायु क्षेत्रों वाले क्षेत्रों में स्तनधारियों के कान व अंग छोटे होते हैं। बात तो सही है। ध्रुवीय समुद्रों में सील की त्वचा के नीचे वसा की परत पतली होती है, पतली नहीं भाई, मोटी होती है। रेगिस्तानी पौधों की पत्तियां चौड़ी और जटिल होती हैं। गलत बात। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मनुष्यों में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन घटता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें आंसर अपना ए जाएगा। देखो भाई, देखो ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में स्तनधारियों के कान और अंग छोटे होते हैं। यह एलन के नियम कहलाता है, क्योंकि जिसके अनुसार क्या कहता है भाई, शीत जलवायु में रहने वाले जानवरों के बाहरी अंग, कान, पूंछ और टांगे छोटे होते हैं ताकि गर्मी की हानि कम से कम हो। अन्य विकल्प गलत क्यों है भाई? ध्रुवीय क्षेत्रों में या ध्रुवीय समुद्रों में सील की त्वचा के नीचे वसा की परत पतली नहीं बल्कि मोटी बल्बर परत होती है। ठीक है। रेगिस्तानी पौधों की पत्तियां चौड़ी नहीं, छोटी और कांटेदार होती हैं, पानी की हानि को कम कर सकें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मनुष्य के शरीर में आरबीसी के उत्पादन घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है ताकि शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तरों की संख्या सामान्यतः सीमित क्यों होती है? निचले स्तर में उच्च पोषण स्तर की तुलना में कम ऊर्जा होती है। नहीं भाई, ये तो गलत बात है, ज़्यादा होती है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उच्च पोषण स्तर वाला व्यष्टि किसी निचले पोषण स्तर वाले व्यष्टि को अधिक दक्षता से नियंत्रित कर सकता है। ये बात तो गलत है। सीमित पोषण स्तर किसी खाद्य श्रृंखला के परजीवियों को कम सुभेद बनाता है। ये भी गलत है। इसमें बी आंसर जाएगा। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण, हर पोषण स्तर पर केवल लगभग 10% ऊर्जा अगले स्तर तक स्थानांतरित होती है। बाकी ऊर्जा जीवन क्रियाओं में श्वसन गति और ऊष्मा के रूप में या अपशिष्ट के रूप में नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसे जैसे ऊपर के पोषण स्तरों पर जाते हैं, उपलब्ध ऊर्जा घटती है और अंततः वह नए स्तरों को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राणीजात संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? भारत की जैव विविधता के प्रमुख स्थलों में उच्च स्तर की स्थानिकता देखी गई है। भारत के कुल जैवमंडल रिजर्व में से सुंदरवन में प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है और नौक्रेक में प्रजातियों की संख्या सबसे कम। भाई इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट सही है बट सेकंड स्टेटमेंट गलत है भाई, नेगेटिव दे रहे हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के जैव विविधता के प्रमुख स्थलों हॉटस्पॉट में उच्च स्तर की स्थानिकता देखी गई है, तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट जैसे कि पश्चिमी घाट, हिमालयन क्षेत्र, भारत बर्मा क्षेत्र, इनमें कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं जो केवल इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सुंदरवन में प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है, नौक्रेक में सबसे कम। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुंदरवन जैवमंडल रिजर्व में जैव विविधता अवश्य है, लेकिन यह सबसे अधिक प्रजातियों वाला क्षेत्र नहीं है। जैसे कि नीलगिरी और पश्चिम घाट में प्रजातियों की संख्या कहीं अधिक है। नौक्रेक जैवमंडल रिजर्व मेघालय भी जैव विविधता में समृद्ध है, विशेषतः सिट्रस, ऑर्किड और पूर्वोत्तर की स्थानिक प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई विशेषताओं के आधार पर भूजीवोम यानी लैंड बायोम की पहचान कीजिए। उनकी जलवायु की विशेषता अधिक वर्षा और शीत से मृदु शीत तक परिवर्तित होने वाले तापमान है। इन वनों में मुख्य रूप से पर्णपाती वृक्ष जिनमें मेपल, ओक और हिकारी बीचवुड पाए शामिल हैं, और वृक्षों में रैकून, ओपोसम, चमगादड़ और गिलहरियां पाई जाती हैं। तो ये कौन से भूजीवों को चुनेंगे अपन भाई? अधिक वर्षा है, शीत भी है, मृदु शीत तक परिवर्तित होती है, तो ये शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण कर लेते हैं। इसका आंसर बी है भाई, समशीतोष्ण। समशीतोष्ण पर्णपाती जैव क्षेत्रीय बायोम उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ मौसम में स्पष्ट परिवर्तन होता है। गर्मी, सर्दी, वसंत और पतझड़। यहाँ के वृक्ष पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती कहा जाता है। जलवायु, क्लाइमेट, तापमान भाई इनका सर्दियों में ठंडा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मियों में इनका लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वर्षा इसमें 75 से 150 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है, और ऋतुएं इसमें 4 स्पष्ट हैं, गर्मी, सर्दी और वसंत, पतझड़। ठीक है। स्तनधारी इसमें कौन कौन से मिलते हैं? हिरण, लोमड़ी, भालू, रैकून, गिलहरी और भेड़िया। विशेषताएं क्या हैं भाई इनकी? पत्तियां, शाखाएं खाते हैं हिरण और बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। लोमड़ी जो सर्वभक्षी शिकार व फल दोनों खाते हैं भाई।
शीत निद्रा में चले जाते हैं भालू, सब कुछ खाने वाले ओमनिवोरस हैं ये भी। रैकून जो होते हैं ये अत्यधिक अनुकूलीय और रात्रिचर होते हैं। गिलहरी बीज व फल एकत्रित करते हैं और पेड़ों पर रहते हैं। भेड़िया जो सामाजिक शिकारी झुंडों में रहते हैं। अब आते हैं वनस्पति। प्रमुख वनस्पति डेसिडियस ट्रीज। इसमें पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? प्रमुख पर्णपाती वृक्ष हैं भाई। वृक्षों के नाम कौन कौन से हैं? ब्लूथ, कठोर लकड़ी और गिरे हुए पत्ते, इनकी विशेषताएं। चिनार की सुगर मेपल प्रसिद्ध है भाई। भुर्ज जो है चमकीली छाल है इसकी। बूक जो है इसकी घनी छाया है। एल्म जिसका छायादार वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोटोन क्या है? विविध पारिस्थितिक तंत्र है या संक्रामी पारिस्थितिक तंत्र है या फिर पारदर्शी पारिस्थितिक तंत्र है या प्रगतिरोध पारिस्थितिक तंत्र है? तो ये संक्रामी पारिस्थितिक तंत्र है, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। पढ़ते हैं इसके बारे में। इकोटोन एक संक्रमण क्षेत्र होता है जहाँ दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र या आवास आपस में मिलते हैं। इकोटोन की विशेषताएं क्या होती हैं? प्रजातियों का मिश्रण, दोनों पारिस्थितिक तंत्र की प्रजातियां और कुछ नई प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। जैव विविधता अधिक होती है इकोटोन क्षेत्रों में। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। किनारी प्रभाव भाई एड्ज इफेक्ट। इकोटोन में जीवों की संख्या और विविधता दोनों किनारे वाले क्षेत्रों में अधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है? अमरबेल, कस्कुटा, राइजोपस, स्पाइरोगायरा या फिर घास? तो इसमें मृत जीवी कौन सा है भाई? राइजोपस। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। जो अमरबेल है जिसको कस्कुटा कहते हैं, ये एक परपोषी होती है, पैरासाइट होती है, अन्य पौधों पर सीधे पोषण चूसती है भाई। राइजोपस जो होते हैं ये फफूंद होती हैं जो रोटी, फलों आदि पर उगती है और मृत जैव पदार्थों को विघटित कर उनसे पोषण प्राप्त करती है। यह एक क्लासिक मृत जीवी है। स्पाइरोगायरा एक हरित शैवाल और स्वपोषी होता है, और घास जो होता है ये स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी पारितंत्र में ऊर्जा व पोषक तत्व एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारितंत्र में ऊर्जा व पोषक तत्वों के प्रवाह की दिशा का सही रूप से वर्णन करता है? ऊर्जा प्रवाह चक्रीय और पोषक प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय और पोषक प्रवाह चक्रीय होता है, या फिर ऊर्जा प्रवाह पोषक प्रवाह दोनों एक दिशीय होते हैं और ऊर्जा प्रवाह पोषक प्रवाह दोनों चक्रीय होते हैं? तो भाई आई थिंक ये तो ऊर्जा तो एक दिशीय होता है और ये पोषक प्रवाह चक्रीय होता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। पारितंत्र में ऊर्जा व पोषण तत्वों का प्रवाह अलग अलग प्रकार का होता है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल। सूर्य से ऊर्जा का प्रवेश होता है उत्पादकों में, उत्पादकों द्वारा ग्रहण किया जाता है, फिर उसके बाद शाकाहारी से फिर उसमें मांसाहारी में चला जाता है। हर स्तर पर कुछ ऊर्जा हीट के रूप में नष्ट होती है, 10% ही आगे जा पाती है, इसलिए ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता है, एक दिशा में ही आगे बढ़ती रहती है। पोषक तत्वों का प्रवाह साइक्लिक होता है। पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, कार्बन और फॉस्फोरस जीवों और अजैविक घटकों के बीच लगातार घूमते रहते हैं। मृत जीवों के विघटन से पोषक तत्व मिट्टी में आ जाते हैं और फिर से पौधे उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में कोशिका भित्ति विद्यमान नहीं होती है भाई? जीवाणु में, डायटम में, या फिर मशरूम में, या फीताकर्मी में? कोशिका भित्ति भाई ये फीताकर्मी में नहीं होगी शायद, है ना। देखो जीवाणु ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और कोशिका भित्ति होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। डायटम्स में ये शैवाल होते हैं और इनमें सिलिका से बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। मशरूम जो होता है ये एक प्रकार का कवक होता है, इसमें काइटिन की बनी होती है। और फीताकर्मी जो होते हैं ये कृमि होते हैं, जंतु जगत का सदस्य, और जंतु जगत में किसी की कोशिका भित्ति नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह हिमालय के शीतोष्ण वनस्पति क्षेत्र का नहीं है भाई? काजू, मग्नोलिया और ओक और मेपल, रोडोडेंड्रोन, बर्च और लॉरेल। तो ये पूछ रहा है हिमालय के शीतोष्ण वनस्पति क्षेत्र का नहीं है। तो ये काजू तो पहाड़ी क्षेत्र में इधर नीचे की तरफ होता है ना। पढ़ते हैं इसके बारे में। हिमालय के शीतोष्ण वनस्पतिक क्षेत्र में सामान्यतः पाई जाने वाली वनस्पतियां भाई ओक, मेपल, बर्च, लॉरेल, रोडोडेंड्रोन है। ये सभी वृक्ष उच्च हिमालयी क्षेत्रों में शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। काजू, मैग्नोलिया, ये काजू उष्णकटिबंधीय पौधा है जो कि
मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में जैसे गोवा, केरल, कर्नाटक में पाया जाता है। मैग्नोलिया यह उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट वाइपर की एक नई जाति की खोज 2019 में हुई और उस राज्य के नाम पर उसका नाम रखा गया जहां वह पाया गया था। निम्नलिखित में से उस राज्य की पहचान कीजिए। केरल, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और असम। तो वो कौन था भाई? अरुणाचल प्रदेश, पिट वाइपर की एक नई प्रजाति की वजह से। पढ़ते हैं इसके बारे में। वर्ष 2019 में एक नई प्रजाति पिट वाइपर की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई थी जिसका नाम ट्राइमेर्स्योरस ऑरेंचेलेंसिस रखा गया है, जो उस राज्य के नाम पर आधारित है जहां पर यह खोजा गया है। ये सांप भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश की जैव विविधता को दर्शाता है और एक विषैला सांप है जो वृक्षों पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका से भारत में चीतों को लाकर पुनः बसाया गया। चीता का नाम किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है भाई? ये संस्कृत भाषा से हुआ है, चीता, चित्रित। पढ़ते हैं इसके बारे में। चीता शब्द संस्कृत के चित्रक शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है धब्बेदार या चित्रित शरीर वाला प्राणी। संस्कृत में चित्र का अर्थ होता है चित्र या धब्बा। इस आधार पर चित्रक शब्द का प्रयोग हुआ है, वही आगे चलकर चीता बना। ठीक है, तो ये पेपर हो गया अपना एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पेपर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस प्रकार से इसको फटाफट 2-4 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पेपर अपना बहुत पास आ रहा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।